जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग हिंदी क्लास के संपूर्ण जो आपको वर्णिका है, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव आज करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नए विद्यार्थी हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने विद्यार्थी चैनल को क्या कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और सभी क्वेश्चन का आपका टिक आउट किया गया है। तो सभी प्रश्न को आप लोग बारीकी तरीका से जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो हम लोग दही वाली मगम्मा क्वेश्चन को चैप्टर को पूरा देखेंगे हम लोग। आंसर क्वेश्चन, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो देखिए, मास्तिक्स वेंकटेश अयंगार था। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? मास्तिक्स वेंकटेश अयंगार। सुजाता कौन है? तो ढहते विश्वास जो नगर कहानी के जो लेखक हैं, सुजाता है। और सावर दैया किस कहानी के लेखक हैं? आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि सावर दैया किस कहानी के लेखक हैं। ईश्वर पेटलीकर जो हैं, माँ कहानी के लेखक हैं। और धरती कब तक घूमेगी मेरे बाबू, तो इसके लेखक जो हो जाएंगे, सावर दैया हो जाएंगे। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा जो है आपको वेंकटपुर बेंगलुरु के रहने वाली थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? वेंकटपुर बेंगलुरु के। मयूरभंज जो है उड़ीसा के, यह बात कहा गया है। इलाहाबाद और बैरकपुर, इसका जो है जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है पूरे किताब में यानी वर्णिका किताब में। और जो विद्यार्थी नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। मगम्मा को उसके साथ मगम्मा को किसके साथ विवाद था? यानी मगम्मा को झगड़ा किसके साथ था? पोते के साथ था, नजम्मा के साथ था? तो देखिए, मगम्मा को नजम्मा के साथ जो था विवाद था। पोता को लेकर के ही, यानी कि पोता को मगम्मा है जो बहुत मानती है अपने पोते को। तो इसी कारण से क्या हो गया था, मगम्मा को अपने बहू बहू है जो नजम्मा है, जो मगम्मा की बहू है, तो बहू के साथ इन्हें क्या हो गया था? विवाद हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा विवाद था। अगला प्रश्न चलिए, और VVI क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल में जुटिएगा। हम प्रत्येक दिन आपको जो 5:40 में लाइव भी आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे बाबू। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो दही वाली जो मगम्मा के कहानी के कहानीकार हैं, श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास, यानी दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं। सात कोड़ी होता और ईश्वर पेटलीकर और सुजाता, सात कोड़ी जो होता है, इसकी इस कहानी के लेखक हैं तो हम लोग देखेंगे ढाते विश्वास के सात कोड़ी होता हो जाएंगे। और नगर कहानी के क्यों हो जाएंगे? सुजाता होंगे। और माँ कहानी के लेखक हो जाएंगे जो ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है। यानी कि दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है बाबू? तो दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र है जो मगम्मा थी। लक्ष्मी कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र जो है, जो लक्ष्मी है। पापत्ती कौन है? तो नगर कहानी के जो मुख्य किरदार निभाती है पापत्ती। और पापत्ती को बेचारे को क्या हो जाता है? तो बुखार हो जाता है, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाता है। सीता कौन है? तो सीता ढहते विश्वास कहानी के लेखक, ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? सीता है। और सीता को कितने संतान थे? आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो सीता को आप जानते हैं कि 3 संतान था। आगे चलिए मेरे बाबू, आपको जो इसमें नॉलेज है जो बहुत आपको मिलेगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। क्वेश्चन कहता है आगे कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? यानी दही वाले जो मगम्मा है, वो कहानी के जो लेखक हैं कहाँ से हैं? पटना से हैं, दिल्ली से हैं, बेंगलुरु से हैं? तो कहाँ से हो जाएंगे? बेंगलुरु से। देखिए, ये पूरे कहानी में पटना और दिल्ली के जिक्र नहीं किया गया है, कलकत्ता का जिक्र किया गया है। कलकत्ता का जिक्र किसमें किया गया है? लक्ष्मी के पति हैं जो लक्ष्मण कलकत्ता में काम करते हैं। तो हम लोग को दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कौन हो जाएंगे? बेंगलुरु। सभी बात को आपको चारों ऑप्शन के आंसर मैं भी बताते चलूंगा। चलिए, दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? तो देखिए, दही वाली मगम्मा जो है, मगम्मा बेचारी एक औरत है, महिला है, और उसके पति जीवित नहीं है। तो और उनके बहू हैं जो इनको, बेटा और बहू क्या करता है? घर से निकाल देता है। तो यह जो कहानी है, दही वाली मगम्मा है, जो यह बहुओं को संकेत देता है। माता को संकेत नहीं देते हैं, पुत्री को संकेत नहीं देते हैं, और छात्र को संकेत नहीं देते हैं। बहू को संकेत देते हैं कि अपने जो सास के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सास को साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्या कौन देते हैं? तो दही वाली मगम्मा कहानी में यह
संदेश दिया जाता है बहुओं को। मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा मेरे बाबू क्या दूध बेचती थी? तो दूध के ज़िक्र इसमें नहीं किया गया है, घी के भी ज़िक्र नहीं किया गया है, तो मगम्मा दही बेचती थी। उसके बाद मट्ठा छाछ की बात है तो मट्ठा और छाछ नहीं बेचती थी। वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अन्य मित्रों तक शेयर करिएगा और प्रत्येक दिन मेरे साथ लाइव जुटिए कितने बजे? तो आपको लाइव जुटना है शाम को 5:30 बजे। अगला चलिए मेरे बाबू, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और मेरे जो चैनल में से विद्यार्थी जो हैं, बहुत अच्छे अंक भी प्राप्त किए हैं और मेरा जो है लाइव क्लास आपका अभी बताएँ कि 5:30 में है और मेरे पास जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं अच्छे अंक से पास होते हैं। आप लोग भी बखूबी अच्छी ही अंक से पास होइएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा देखिए किताब में आपका ज़िक्र दिया गया है कि मगम्मा क्या खाती थी? तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि मगम्मा वास्तविक में क्या खाती थी? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तिरंगा गुटखा खाती थी, पान सुपारी खाती थी, खैनी खाती थी कि इनमें से सभी खाती थी? तो देखिए मगम्मा जो खाती थी तो पान और सुपारी खाती थी। मूल रूप से मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। ठीक है, तिरंगा और गुटखा के ज़िक्र नहीं दिया गया है, खैनी का भी ज़िक्र नहीं दिया गया। तो यह हमारा पान और सुपारी हो जाएगा। चलिए मेरे बाबू आगे हम लोग चलते हैं। सुपारी किसको कहेंगे? तो पान में ही सुपारी मिलता है। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। तो देखिए बेटा से कह दिया कि हम अलग हो जाएँगे तो आज मतलब कि कब कहा था? कि शाम के समय में कहा था या दोपहर के समय में कहा? थोड़ा-सा आप लोग कंट्रोल करिएगा मतलब कि अच्छा से रहिएगा। थोड़ा-सा मैं मोबाइल को सेट कर लेता हूँ हल्का-सा क्योंकि मोबाइल इधर-उधर हो रहा है मेरे पास। तो थोड़ा-सा मैं मोबाइल को सेट कर लेता हूँ और चलिए थोड़ा-सा नहीं ही हो रहा है क्योंकि आप लोग को जोड़ा नहीं आ रहा है मेरे बाबू। तो चलिए क्या कौन से क्वेश्चन चल रहे थे हम लोग? यह क्वेश्चन, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। तो कहा कि आज हम लोग दोपहर में क्या हो जाएँगे? अलग हो जाएँगे। शाम, रात और सुबह की बात नहीं कही गई थी। मगम्मा और नजम्मा के बीच में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। तो दोनों क्या कहते हैं कि अब हम अलग हो जाएँगे। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज़ पहनना चाहती थी? तो देखिए मगम्मा को जो है मखमल की जो ब्लाउज़ है या कुर्ती है, वह पहनना चाहती थी और मगम्मा के कुर्ती के दाम कितना था मेरे बाबू? तो 7 से 8 रुपया। देखिए इसमें लिख नहीं सकते हैं क्योंकि पहले से आप इसमें टिक आउट किया गया है। तो आपको क्वेश्चन मैं बताते हुए चलता हूँ क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो टेरिकॉटन को रेशम के, सूती के ये सब नहीं, मगम्मा है जो ब्लाउज़ किसका पहनना चाहती थी? मखमल के। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए रंगप्पा एक बहुत ही खराब व्यक्ति था, लंपट था, जुआरी था, सोलापुर के उसके बाद खिदिरपुर के, रामपुर के कि वेंकटपुर के? तो देखिए मेरे बाबू इसका आंसर जो राइट हो जाएगा, वेंकटपुर हो जाएगा। रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो देखिए मेरे बाबू रंगप्पा है जो मगम्मा से मिलता था कहाँ? कुआँ के पास मिलता था, शिवालय के पास मिलता था, स्कूल के पास या चौराहे के पास। तो दही वाली मगम्मा कहानी में कुआँ है, जो कुआँ का ज़िक्र किया गया है। तो रंगप्पा है जो मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो रंगप्पा मगम्मा से कभी-कभार कुएँ के पास मिलता था। और कुआँ के नाम क्या था मेरे बाबू? तो कुआँ के नाम था अमराई का कुआँ। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। रंगप्पा था, तो रंगप्पा एक कैसन था? तो अभी आपको बताएँ कि चरित्रहीन था, जुआरी था। तो व्यापारी का ज़िक्र नहीं है, जुआरी और चरित्रहीन रंगप्पा था। यानी कि गाँव के एक बहुत ही लंपट आदमी था। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया? तो देखिए मेरे बाबू सास को दिया कि बहू को दिया कि बेटे को दिया कि ससुर को दिया? तो बहू जो है, सास जब मखमल की कुर्ती पहन कर के आती है तो बहू का मन ललक जाता है और बहू है जो मगरमच्छ जैसन बदल जाती है और अपने छोटे पुत्र को भेज करके क्या करती है बहू, तो बहू सास से मिल जाती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और 5:30 बजे मेरे साथ चैनल पर जुटिए क्योंकि मेरे विद्यार्थी हैं जो जिला टॉप विद्यार्थी मेरा है जो किया है इस बरस 2025 में। आप लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे साथ ज़रूर मिलिए। कितना बजे? 5:30 बजे। अन्य मित्रों को भी बताइएगा। चलिए तो बहुत ही आपको इसमें अच्छा जानकारी मिलेगा और शाम को जब मेरे साथ जुटिएगा तो उसमें भी और बेहतरीन जानकारी मिलेगा आपको और पता चल जाएगा आपको कि कितना अच्छा बेहतरीन पढ़ाई
किया जाता है क्योंकि मैं जो भी पढ़ाई करूँगा करवाऊँगा आपको, वह बेहतरीन पढ़ाई होगा। आप ज़रूर जुटिएगा मेरे साथ। कहते हैं कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? तो देखिए मगम्मा अपना पैसा कहाँ बेटे के पास, बेटे से तो लड़ा ही वाला है। थानेदार के पास तो यहाँ तो नहीं रखेगा। माँ जी के पास, माँ जी कौन थी? तो मगम्मा है जो बेंगलुरु में जब दही बेचने जाती थी, तो माँ जी से दोस्ती कर लिया था। तो ये भी क्वेश्चन होगा कि मगम्मा किससे दोस्ती कर लिया था? तो माँ जी से दोस्ती कर लिया था। रंगप्पा तो एक लंपट आदमी था, तो इसको से तो दूर रहती थी। ठीक है, तो माँ जी से म मगम्मा क्या कर ली थी? दोस्ती कर ली थी। और इन्हीं के साथ इन्होंने क्या किया था, इनके साथ मतलब कि इनके यहाँ यह पैसा रखती थी, रखना चाहती थी कि यही रख लें और यही पैसा रख लिए थे तो मखमल की कुर्ती मगम्मा खरीदी थी। चलिए मेरे बाबू अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? तो अगला प्रश्न में हम लोग देखेंगे मेरे बाबू 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आपका कहता है। तो 18 नंबर प्रश्न में कहता है, कहाँ गया? यहाँ हम लोग का प्रश्न है। चलिए हम लोग आगे बढ़ चुके थे। क्वेश्चन आपका कहता है मेरे बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? आपको कोई प्रश्न पूछना है या कोई विषय पढ़ना है, तो आप मेरे इस चैनल पर कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट के माध्यम से जो भी आपको विषय पढ़ना होगा, वो हमको उसे ज़रूर कहिए, शेयर ज़रूर करिएगा और कैसा आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है, तो ये भी लाइक और कमेंट करके ज़रूर कहिएगा। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी का श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था और बाकी ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो हम लोग देखेंगे वर्णिका पाठ में तो किसी का भी जन्म या मृत्यु इतना में नहीं हुआ है। यानी 1980, 1890, 1880 और 1892 किसी का भी ज़िक्र नहीं है। तो इसीलिए 3 ऑप्शन को मैं छोड़ रहा हूँ। केवल यही आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर जो किसी का और का जन्म दिले रहता तो इसको भी हम चलते। तो श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 आपको याद कर लेना है। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो देखिए मगम्मा से जो है ये लंपटवा जो था रंगप्पवा ये क्या कर रहा था? तो मगम्मा से कर्ज मांग रहा था। हालाँकि कर्ज चुकाता नहीं, लेकिन मगम्मा से ये क्या कर रहा था? कर्ज मांग रहा था। तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बाबू कि मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो रंगप्पा मांग रहा था। चलिए, अगला प्रश्न देखिए मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो देखिए मगम्मा के जो बहू था, तो मगम्मा के बहू के मेरे बाबू नाम था नजम्मा। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा। मेरे पास चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन-सा है? थोड़ा-सा मैं एक कॉपी रख लेता हूँ, क्योंकि हाथ दर्द करने लगा है। चलिए, तो इस प्रकार से रख लेंगे तो इसे बोलने में अच्छा लगेगा और किसी प्रकार से त्रुटि भी नहीं होंगे। चलिए तो कोई बात नहीं है, समस्याओं का आना पार्ट टाइम है और उससे जीत जाना लाइफ टाइम कहलाता है मेरे बाबू। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मगम्मा से कौन कर्ज माँग रहा था? तो ये क्वेश्चन चल दिए। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? ये भी चल दिए। सास-बहू में झगड़ा क्यों हुआ? तो देखिए सास-बहू में झगड़ा इस कारण से हो रहे थे कि जब मगम्मा के पोता और उनके बहू यानी कि मगम्मा तो सास है और उनके बहू हैं। तो बहू बेचारी क्या कर रही थी, बेचारी उसको नहीं कहिए बहुत खराब लड़की औरत थी। तो अपने बच्चे को यानी कि पीट रही थी। तो मगम्मा जो थी, मगम्मा के जो तो ये तो पोता लगा, तो पोता से बहुत प्रेम करती थी। तो इसीलिए उसको बहुत खीस-पीट में बोल दी कि राक्षसी कहीं का। देखिए, मगम्मा है जो अपने बहू को राक्षसी भी कह देती है। तो राक्षसी कहीं के तुम अपने पुत्र को काहे लगे मार रही है, हमको पोता को काहे लगे मार रही है, ठीक है? ऐसा प्रश्न करती है, ऐसे बोलती है, तो इसलिए उसके जो है बहू है जो खिसिया जाती है, चिढ़ जाती है कि हमको ऐसे काहे कह दिए, हमको ऐसे कह दीजिएगा। नहीं होता है कभी-कदार कि बहू खिसिया जाती है, तो कहा कि हम ऐसे कर देंगे, तो इसीलिए बहू कहा कि ठीक है तो आप अपना खाना अलगे बनाना, हम अपने खाना अलगे बना देंगे। इस प्रकार से दोनों में क्या हो जाता है मेरे बाबू तो झगड़ा हो जाता है। खाना बनाने के लिए ये सब नहीं होगा, ये सब गलत बात हो गया। हमारे बच्चे को पीटने के लिए हो जाएगा आंसर। आगे चलिए। बी आर नारायण ने किस कहानी के अनुवाद किया? तो देखिए बी आर जो नारायण है, दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादन किया। ढाते विश्वास नगर और माँ कहानी तो है, इनका अलग-अलग जो है व्यक्ति अनुवाद किया था। तो दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है? बी आर नारायण हो जाएँगे मेरे बाबू। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं मेरे लालू। तो अगला प्रश्न क्या कहता है और अगला प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और पढ़ ही करके जाइएगा, क्योंकि यह 10 क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब प्रश्न हैं आपके पूछे जाते हैं। कहते हैं कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है।
यह पंक्ति किस कहानी की है? तो देखिए यह पंक्ति है जो ढहते विश्वास सॉरी दही वाली मगम्मा कहानी के यह पंक्ति हैं कि अब सास और बहू में क्या हो रहा है, पूरा लड़ाई हो रहा है, होड़ मचल है। इस पंक्ति किस कहानी की है? तो यह द दही वाली मगम्मा की है। मार, नगर और ढहते विश्वास की यह नहीं है। अगला पॉइंट में हम लोग चलते हैं मेरे बाबू। तो अगला पॉइंट में क्या कहता है जी हम लोग समझते हैं। तो अगला पॉइंट में देखिए क्वेश्चन कहता है कि अमराई का कुआँ कहाँ था? तो देखिए जब मगम्मा दही बेचने जाती थी, तो उन्हें रास्ते में अमराई के कुआँ मिलता था। तो कहता है कि शहर में, बाज़ार में, रंगप्पा के खेत में नहीं, रास्ते में उन्हें अमराई के कुआँ मिलता था। मगम्मा को किससे विवाद था? तो देखिए मगम्मा को लड़ाई किससे था? विवाद के मतलब क्या हुआ? झगड़ा, लड़ाई। तो विवाद किससे था मेरे बाबू? तो मगम्मा को विवाद जो था उनके अपने बहू से विवाद था। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे साथ कब जुटना है आपको? तो 5:30 बजे शाम को प्रत्येक दिन। जो विषय आप कहिएगा वही विषय हम शुरू करेंगे। सब्सक्राइब इसके लिए ज़रूर आप करिएगा। चलिए मेरे बाबू, तो नजम्मा मगम्मा की कौन कौन थी? तो देखिए नजम्मा है जो मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा है जो मगम्मा की बहू है। नजम्मा मगम्मा की बहू है, मगम्मा सास हैं। तो आंसर राइट क्या हो जाएगा? बहू हो जाएँगे। क्यों रे राशि? देखिए राशि शब्द किसने कहा था? मगम्मा कही थी। किसके लिए? नजम्मा के लिए। जब अपने पुत्र को नजम्मा मार रही थी तब। क्योंकि मगम्मा को अप उस उ इसका पुत्र है जो पोता ना लगेगा तो पोता से बहुत मगम्मा प्यार करती थी, प्रेम करती थी, इसीलिए इसको राशि कहा। देखिए, क्यों रे राशि इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? पीट रही है, किसने कहा? तो देखिए किसने कहा था मेरे बाबू? तो मगम्मा ने कहा था अपने बहू को कि क्यों पोता को हमको पीट रही है? काहे मार रही है राशि कहीं के? यही राशि कहा था तो इसको दुःख लग गया। दुःख लगने के कारण मगम्मा को क्या कर देता है बाबू? अलग कर देता है। पापति, सीता, लक्ष्मी ये सब जो है नहीं थे। अगला पॉइंट में हम लोग देखिए, मगम्मा कहाँ जो मगम्मा है कहाँ की रहने वाली थी? तो आप देखिए मगम्मा है जो अबलूर के पास किसी गाँव की रहने वाली थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत बार वीवीआई है जो ऑब्जेक्टिव है, आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो इस प्रश्न के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे बाबू। अबलूर के पास किसी गाँव की, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अबलूर के पास किसी गाँव की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे बाबू, क्या क्वेश्चन कहता है? और जेरे जितने भी मेरे छात्र और छात्राएँ हैं, सभी के लिए मेरे शेर शेरनी हैं आप लोग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप सबसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो देखिए कर्नाटक के कोलार के वेंकटेशपुर गाँव की यह कहानी है। तो कन्नड़ भाषा कर्नाटक के कौन-सी भाषा हो जाएगा बाबू? कन्नड़ भाषा हो जाएगा। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मेरे बाबू मगम्मा जो है मिठाई किसके लेके जा रही थी? तो मगम्मा घर में किससे प्यार ज़्यादा करती थी? पोता से। तो पोता के लिए मिठाई लेकर के जा रही थी। लेकिन मिठाई जैसी घर लेकर के जाती है ना, तो क्या होता है? मिठाई कौवा लेकर के भाग जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिठाई कौन लेकर के भाग गया था? पापति लेकर के भाग गई थी या रंगप्पा लेकर के भाग गया था या उसके बहू लेकर के भाग गया था? तो आपको आंसर क्या करना है? मिठाई लेकर के कौन चला गया था? तो कौवा लेकर के ये चला गया था। मिठाई किसके लिए लेकर के आई थी? तो अपने पोते के लिए। तो चलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे बाबू। कहते हैं कि दही वाला मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? देखिए दही वाली मगम्मा में बहू है जो सास से समझौता कर लिया। जानते हैं क्यों सास से समझौता कर लिया था? क्योंकि जो सास हैं अब पैसा कमाना शुरू कर दिए हैं, ज़्यादा कमाना शुरू कर दिए हैं। ये तो दही बेचबे करती थी और बड़े माँ जी के पास क्या कर दिया तो ये पैसा रखना शुरू कर दिया और मखमल के जब कुर्ती लेकर के आई, तब क्या हुए जो हैं सास से मजबूरी में क्या हो जाते हैं यह मजबूरी में यह क्या हो जाती है, तो मजबूरी में एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दही वाली मगम्मा जो शीर्षक पाठ में बहू है, जो मजबूरी में इनसे मिल जाती है, समझौता कर लेती है। तो आपका प्रश्न संख्या जो है मेरे बाबू 32, 32 का डर से, तो डर से इसे आंसर इसका नहीं होना चाहिए क्योंकि बहू सास से कभी नहीं डरी। अगर जो डरती तो लड़ाई करबे नहीं करती। तो मजबूरी इसको कह सकते हैं, आंसर हमारा है यह, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका किताब में डर से दिया गया है, हालाँकि डर के कोई औचित्य नहीं होता है। तो इसका आंसर मजबूरी सबसे ज़्यादा राइट आंसर माना जाएगा मेरे बाबू। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, करिएगा नहीं करना है और मेरे साथ जुटना भी है और क्लास की एन्जॉय लेना है।
एन्जॉय नहीं, नो बकवास ओनली फॉर क्लास हम लोग करते हैं और आपको क्लास में बहुत ही एन्जॉय आएगा। मेरे साथ ज़रूर जुटिए और अन्य मित्रों को भी बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन अगला कहता है मेरे बाबू क्या क्वेश्चन कहता है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ में हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा में? नहीं बाबू, मयूरभंज उड़ीसा के कहानी ये नहीं है। यह कोलार कर्नाटक, देखिए कोलार कर्नाटक की यह कहानी है। ठीक है, तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ में होगा? क्या मयूरभंज में हो जाएगा या अमृतवेल में हो जाएगा? गुजरात में या अजमेर राजस्थान में? तो राजस्थान की कहानी है पढ़ना, लेकिन राजस्थान में इनका जन्म नहीं हुआ था। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं। तो थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ में हुआ था? कोलार कर्नाटक में। हम लोग आज पाँचों जो है चल देंगे, यानी कि पाँचों चैप्टर चलेंगे आज। लड़का अगर कुछ ऊधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? तो देखिए लड़का अगर जो कुछ भी गलती-वलती करता है तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ, ऐसा उन्होंने नजम्मा कहा था, उनके बहू ने। मगम्मा उसको डाँट रही थी इसीलिए नजम्मा कही कि हमको क्या अधिकार नहीं है, हमको बेटा इधर-उधर ऊधम करेगा तो, ठीक है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा नजम्मा ने कहा था। अगला पॉइंट पर चलते हैं मेरे बाबू और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अन्य मित्रों तक शेयर भी करते रहिएगा। कहते हैं कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाला जो थी, ऐसा कहने वाली मगम्मा थी कि घर वाले के रहते हुए भी हमको एगो अच्छा साड़ी अभी तक नसीब नहीं हुआ है, मगम्मा कहा था। अगला चलते हैं प्रश्न हम लोग और प्रश्न संख्या आगे देखिए बहुत ही आप लोग के लिए मेहनत हम कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या रास्ते में क्या है? तो देखिए अमराई के कुआँ, रास्ते में क्या मिलता था? अमराई के कुआँ मिलता था। कहते हैं कि श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगेल्लू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो श्रीनिवास जो हैं 2 गो पुस्तक लिखे थे। कर जो सन्ना कथेगेल्लू के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो देखिए 1968 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बारी का अर्थ क्या है? तो मगम्मा जो है दही किस माध्यम से बेचती थी? ये भी क्वेश्चन हो जाएगा या किस नियम से बेचती थी? तो बारी के माध्यम से। और बारी का अर्थ होता है कि जो रोज़ आदमी दही बेचे या कुछ भी दूध भी आप बेच सकते हैं और महीना में पैसा ले तो उसको बारी कहते हैं। तो देखिए रोज़ आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना हम लोग को बारी कहते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं? रोज़ दूध लेते हैं, महीना में पैसा देते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको रोज़ा हम लोग कहते हैं। कहते हैं कि नहीं बताइए? इसको हम लोग रोज़ा कहते हैं कि अच्छा रोज़ा पर दूध लेता तो ठीक है बा। समझ गए ना? तो ये वाला बात पर आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कहते हैं कि सोना जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा है? तो मेरे बउआ ऐसा मगम्मा ने कहा था कि हम तो सोना जैसा बेटा को पैदा किए हैं। क्या समझती हैं हमको? शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो देखिए ऐसा जो है मगम्मा ने कहा था अपने बहू को, ठीक है? कि शाम को बढ़िया अच्छा साड़ी पहन कर के रहना चाहिए। मगम्मा का मिठाई कौन लेकर के भाग गया? देखिए क्वेश्चन आ गया जब मगम्मा मिठाई लेकर के आया था अपने पोते के लिए, लेकिन इसकी मिठाई जो है कौवा लेकर के भाग गया था, तो कौवा आंसर हो जाएगा बउआ। रंगप्पा ने मगम्मा से क्या माँगा? तो रंगप्पा है जो मगम्मा से चूना और पान माँगा था। देखिए चूना माँग रहा था, यानी कि मगम्मा जो है खैनी भी खाती थी, लेकिन हम लोग पीछे देखे कि मगम्मा पान और सुपारी खाती है। तो खैनी आंसर नहीं करिएगा, चूना और पान माँगा था, ये आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहते हैं कि सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? तो सारी रात घर में कौन महाभारत मचाएगा? बहू मचाएँगी। बहू मचाएँगी। देखिए, बहू है जो कितना खराब है और यहाँ पर यही क्वेश्चन आपको जो दिया गया था, हम लोग पीछे चले थे कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो डर से, तो डर ही रही है, देख रहे हैं ना कितना उत्पात मचा रही है, तो मजबूरी से किया है। यहाँ हम लोग जो चौथा चैप्टर ये क्वेश्चन जो चल रहे हैं हम लोग, यही क्वेश्चन चल रहे थे जी, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? तो आप समझ में आ रहा है बात कि ये बहू मचाई है, तो बहू क्या सास से डर रही है? नहीं डरती है। नहीं डरने के कारण ही तो अलग हुआ। आगे चलते हैं, तो इसको में क्या हो जाएगा महाभारत मचाए वाला बहू हो गया। मखमल के ब्लाउज़ में कितने रुपये लगते थे? तो मेरे बाबू मखमल के ब्लाउज़ 7 से 8 रुपया का था। समझे उस ज़माने में 7 से 8 रुपया जो हुआ करता था,
बहुत ही पैसा एक तरह से होता था, आज के ज़माने में को लेकर। हालाँकि ज़्यादा दिन की बात नहीं है, फिर भी उस ज़माने में बहुत दिन के यह मतलब कि पैसा के बहुत वैल्यू होता था। पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा। तो देखिए जब दादी-दादी जो है दही बेचने जब जाती थी, तो पोता को क्या है, जब पोता को लगाव हो जाता है दादी से तो वो भी कह रहे हैं कि हम भी दही दही बेचने जाएँगे। यानी बेंगलुरु में जब दही बेचने कहाँ जाती है, बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में पोता जो है दादी के साथ दही बेचने के लिए जाना चाहता था। चलिए मेरे बाबू, अब यह है जो आपका दही वाली मगम्मा पाठ है जो खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे ढहते विश्वास। तो ढहते विश्वास को हम लोग देखेंगे, कहता है कि महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? तो महानदी के पानी जो है, यह जो है लक्ष्मी जो है कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी कहती है कि जेबराल निकट में महानदी के पानी जो है ठहर जाती है। ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जेबराल निकट में। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो जो सात कोड़ी होता है, ढहते विश्वास यह है जो उड़ीसा की कहानी है। तो उड़िया भाषा के जो है यह कथाकार हैं। आपसे अभी क्वेश्चन होगा दही वाली मगम्मा कहाँ की कहानी था? तो कर्नाटक के। और ढहते विश्वास कहाँ के है? उड़ीसा के कहानी है। ठीक है? और उड़ीसा के जनजीवन कैसे व्यस्त रहता है? तो कभी बाढ़ से तो कभी सूखा से यह अस्त व्यस्त रहता है। ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट जाता है? अभी आपको बताएं कि यह जो है बाढ़ और तूफान की चर्चा इसमें किया गया है। तो तूफान में घर किसका टूट जाएगा? तो जो कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी के घर जो है बाबू तूफान में टूट जाता है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर के बांध बनवाया था? तो देखिए कटक शहर को बाढ़ के चपेट से यानी कि उड़ीसा में बाढ़ और सुखाड़ बहुत आता है। ठीक है? बाढ़ बहुत आता था। तो पत्थर के बांध बनवाया था महाराज ययाति केसरी। ऐसा इसके गाँव वाला जो हैं सीता को बताती हैं कि देखिए जो महाराज ययाति केसरी थे जो कटक शहर को बचाया था, बांध पत्थर के बांध बनवाए थे। तो ये परीक्षा में बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कटक शहर को पत्थर के बांध किसने बनवाया था? तो महाराजा ययाति केसरी ने। क्वेश्चन अगला देखिए, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो देखिए ढाते विश्वास जो कहानी है, इसमें दलई बांध को टूटने की बात कही गई है कि दलई बांध जो है टूट जाती है और यही दलई बांध के नीचे जो है लक्ष्मी के घर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? यानी इसके लेखक कौन हैं? तो ढाते विश्वास जो कहानी के लेखक हैं, इस कहानी के लेखक हो जाएँगे सात कोड़ी होता। आप लोग याद कर लीजिएगा सात कोड़ी होता। ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन हो जाएँगे? सात कोड़ी होता। और मगम्मा कहानी के लेखक कौन थे? श्रीनिवास। श्रीनिवास के पूरा नाम क्या था? मास्तिक्स वेंकटेश अयंगार। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। चलिए ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए और कमेंट जरूर लिखिएगा। ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो देखिए ढाते विश्वास कहानी किसको पर आधारित है? यानी कि लक्ष्मी पर आधारित है। और लक्ष्मी को जब यहाँ पर आती है यानी कि उड़ीसा में और यह इनका जब विवाह हो जाता है तो इनके पूरे संतान के वो है चार गो पुत्र, चार गो इसका संतान है, दो पुत्र और दो पुत्री है। ठीक है, बड़े पुत्र का नाम अछूत है। आगे चलते हैं। ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो देखिए ढाते विश्वास जो कहानी है उड़ीसा की है और उड़ीसा के जनजीवन को चित्रण किया गया है। उड़ीसा के जो लोग हैं कभी बाढ़ से तो कभी सुखाड़ से क्या करते हैं? तो सूखा के मार को हमेशा झेलते रहते हैं। चलिए ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो देखिए ढाते विश्वास उड़ीसा में एक सबसे चर्चित नदी है कहाँ? महानदी। और महानदी पर कौन सा बांध बांधा गया है? तो हीराकुंड बांध। ये भी क्वेश्चन आपसे आवेगा कि महानदी पर कौन से बांध बांधा गया है? तो हीराकुंड बांध। तो ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा किया गया है? तो महानदी की चर्चा किया गया है। अगला पॉइंट में हम लोग चलते हैं। ढाते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? यानी ढाते विश्वास जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो ढाते विश्वास उड़ीसा के है तो उड़िया भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के है तो कौन भाषा में लिखा जाएगा? उड़िया भाषा में लिखा जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा रुक जाइएगा 1 मिनट। और इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। तो ढाते विश्वास तक हम लोग चल दिए थे किस भाषा में है जी। और चलिए
तो हम लोग देखते हैं ढाते विश्वास किस भाषा में है? तो उड़िया भाषा में। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अभी हम आपको बताएँ कि लक्ष्मी के कुल टोटल 4 संतान हैं, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ। बड़े पुत्र का नाम क्या है? अछूत। और छोटे पुत्र क्वेश्चन में कभी-कभार पूछता है आपसे कि लक्ष्मी के छोटे पुत्र की आयु कितना हो रहा था? तो छोटे पुत्र जो है 1 वर्ष के हो रहा था, 1 वर्ष के था। क्वेश्चन कहते हैं कि ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? यानी कि ढाते विश्वास जो कहानी है, किस लेखक द्वारा इसको संपादित किया गया है? लेखक तो इसको सातकोड़ी होता है, लेकिन इसके अनुवाद किसने किया? क्योंकि ढाते विश्वास जो कहानी है, ये ये आपके उड़ीसा की कहानी है। तो उड़िया भाषा तो हम लोग को आता नहीं है, तो किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो हिंदी में रूपांतरित करने वाला व्यक्ति है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। बात को आप उम्मीद है समझ रहे हैं। लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो देखिए लक्ष्मी के कितने लड़के थे? 2 लड़के। अगर जो आपसे पूछेगा कि लक्ष्मी की कितने लड़की थी? तो लड़की भी आपको 2 ही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहता है कि तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हँसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है? कि तुरई के फूल की तरह जो लोग हैं जो खिलखिला करके हँस रहे थे लेकिन अचानक सहसा के मतलब क्या हुआ? अचानक अचानक मुरझा गए। तो देखिए यहाँ के लोग जो हैं यानी कि उड़ीसा के लोग हैं, ढाते विश्वास कहानी के जो यह 30 पंक्ति की है कहानी की है यानी कि ढाते विश्वास की। तो यहाँ के लोग हैं जो पूरे तरीक़ा से खुश रहते थे अच्छे रहते थे परंतु अचानक बाढ़ आ जाने के कारण ये बेचारे क्या हो गए? तो यहाँ के लोग हैं जो तुरई के फूल की तरह अचानक सहसा मुरझा गए थे। लक्ष्मी कहाँ नौकरी कर रही लक्ष्मण है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो देखिए लक्ष्मण जो है, लक्ष्मी के पति हैं। लक्ष्मण है जो लक्ष्मी के पति है। अढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है। तो लक्ष्मण एक बहुत मजबूत व्यक्ति है, परंतु यह जो है काम करने चला जाता है कलकत्ता क्योंकि गाँव घर में हमेशा क्या रहता है? तो बाढ़ और सुखाड़ के सामना करना पड़ता है इसीलिए बेचारा चला जाता है कलकत्ता काम करने। अब लक्ष्मी और लक्ष्मी के 4 संतान और लक्ष्मी के ससुर हैं जो क्या हुए थे? मर गए थे बेचारे बाँध से दबकर। तो आगे हम लोग को ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि लक्ष्मी के ससुर कैसे मरे थे। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है बाबू? तो थोड़ा समय इसको चलिए अब आप लोग को से निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या करिए हमको से शाम को आपको क्या मिलना है 5:30 में 5:30 में लाइव होता है और ये भी बैच अब का लाइव ही चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट पर चलते हैं। आप लोग का ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। कहते हैं कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम अभी हम लोग चलें कि लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था और लक्ष्मण कहाँ काम करने गया था बउआ? तो कलकत्ता में काम करने गया था। तो लक्ष्मण कहाँ काम करने गया? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग आज पूरे पाठ को ख़त्म करेंगे, जितना देरी समय लग जाए और बात को समझाते हुए आपको हम चल रहे हैं। तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मी था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। पड़ोस पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो जो पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो गुणनिधि। गुणनिधि बहुत ही पढ़ने-लिखने में तेज़ था, तो गुणनिधि था। हीराकुंड बाँध किस नदी पर है? तो देखिए, अभी आपको बताएँ कि उड़ीसा में एक नदी है महानदी और महानदी पर कौन से बाँध बना गया है? हीराकुंड बाँध। किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर की बाँध बनवाया था? तो देखिए, किस शहर को? तो इसको में हम लोग पीछे चैप्टर में देखें तब भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए उन्होंने पत्थर की है जो बाँध बनवाया था। यहाँ कट्टक लिखा हुआ है। जबकि पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे तो भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर इसमें सबसे ज़्यादा आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भुवनेश्वर। ऐसे समानता इसका कटक आंसर दे रहा है। ठीक है? तो चलिए क्योंकि उड़ीसा की राजधानी कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाता है। कटक भी उड़ीसा के एक शहर ही है। समझे मेरे बाबू? तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भुवनेश्वर इससे समानता सबसे ज़्यादा है लेकिन भुवनेश्वर और कटक दोनों दे ले रहे, तो कटक सबसे ज़्यादा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन में कहता है कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, तो लक्ष्मी के ससुर अभी हम आपको बताएँ कि लक्ष्मी के ससुर है जो बाँध से दबने के कारण यानी कि बाँध में काम करते समय उनका मृत्यु हो गया था।
तो बाँध से दब गए और दबने के कारण क्या हो गया, तो उनका मृत्यु हो गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? देखिए बाढ़ से बचने के लिए गुण निधि जो था, सभी गाँव को एक साथ किया और स्वेच्छा सेवक दल का क्या किया था? गठन किया था। तो आंसर में देखिए स्वेच्छा सेवक दल आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसा खबर गाँव में पहुँचाने के लिए गुण निधि से किसने कहा? तो बाढ़ के पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसा बात जो है गाँव के सरपंच साहब हैं जो गुण निधि को कह दिया कि सब गाँव को के लोगों को कह दो कि सब आदमी हैं जो टीले पर चले जाएँ और सरपंच साहब हैं जो गुण निधि को आगाह किए और गुण निधि है जो पूरे गाँव में आके हल्ला कर देता है कि सब भागो टीले पर चलो। क्योंकि अब जो है बाढ़ के पानी रुकने वाला नहीं है, बाढ़ के पानी रुकेगा नहीं। ठीक है, तो सभी लोग शरण लेने के लिए टीले पर, स्कूल पर, बरगद के पेड़ पर चढ़े जाते हैं। तो आप लोग को चैनल यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। लक्ष्मी को कितने लड़कियाँ थी? तो देखिए आपको बताएँ कि लक्ष्मी के 2 लड़का और 2 लड़की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बाबू 2। कहते हैं विपत्ति अकेले ना आकर के सगी साथियों को के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो सही बात है, बाढ़ जब आता है तो बाढ़ के साथ-साथ लोगों के रोज़गार छिन जाते हैं, खाना-पीना छिन जाता है। ठीक है, उसके बाद पशु-पक्षी के चारा छीन जाते हैं। तो समझिए कि विपत्ति ये खाली बाढ़ ही नहीं आया, लोगों के रहन-सहन, व्यवस्था सब कुछ क्या होता है, खराब हो जाता है। तो अकेले ना आकर के सगे-साथियों को साथ लेकर के आता है। तो यह ढाते विश्वास कहानी के किस पाठ के है? तो ढाते विश्वास पाठ के है। आगे हम लोग चलते हैं, कहते हैं कि बाढ़ की समस्या डॉट डॉट कहानी के केंद्र में है। यानी कि बाढ़ की समस्या किस कहानी में के ज़िक्र किया गया है, किस कहानी में? तो देखिए ढाते विश्वास में इस कहानी में आपको हम जब पढ़ाएँगे पूर्ण तरीक़ा से, कहानी समझा करके तो आपको आँख से रुबाब यानी कि आँसू आ जाएगा मेरे बाबू। ठीक है, ढाते विश्वास इतना रोचक जो है कहानी है, ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा कहानी है। तो चलिए हम लोग तो ऐसे ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। जब आपको सब्जेक्टिव पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, लक्ष्मी का पति डॉट डॉट में नौकरी करता था। तो देखिए लक्ष्मी के पति जो हैं, कहाँ में नौकरी करते थे जब इनके पास देखिए लक्ष्मी के पास 1 बीघा ज़मीन है उसके ससुर के पास। लेकिन है जो बाढ़ और सूखा के कारण अच्छा से खेती नहीं होता है तो लक्ष्मी के जो पति हैं, कलकत्ता में काम करते हैं। लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र हैं। यानी लक्ष्मी कहानी कौन से जो है कहानी के पात्र हैं? तो ढाते विश्वास के हैं या धरती कब तक घूमेगी के है कि माँ के है कि नगर के है? तो लक्ष्मी है जो ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अगला देखिए, सात कोड़ी होता कथाकार हैं, यानी कि सात कोड़ी होता किस कहानी के लेखक हैं? तो देखिए किस कहानी यानी कि किस भाषा के कथाकार हैं? तो उड़ीसा के कहानी है तो उड़िया भाषा के ये कथाकार हो जाएँगे। तो चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स से ज़रूर लिखिएगा। किस नदी के बाँध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरे बाबू, लक्ष्मी का जो घर है यमुना नदी देवी बाँध हो जाएगा। यमुना नदी ही आंसर नहीं हो जाएगा। देवी बाँध के नीचे है जो इनका घर है। लक्ष्मी के किस नदी के बाँध के घर नीचे घर है? तो लक्ष्मी के जो देवी बाँध के नीचे घर है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो देखो मेरे बाबू लक्ष्मी के जो पति के नाम है वीरेंद्र नाम है, रजनेश नाम है या महेश। तो लक्ष्मी के पति के आप नाम जान रहे हैं, लक्ष्मण था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो देखिए स्कूल जो है ढाते विश्वास कहानी में 2 ही रूम था और 2 रूम में 100 गो आदमी हैं जो घुस जाते हैं, 200 आदमी घुस जाते हैं। ठीक है ना? तो टीले के नीचे है। ढाते विश्वास कहानी में एक टीला का भी ज़िक्र किया गया है, एक बरगद के पेड़ का ज़िक्र किया गया है, माँ मुंडेश्वरी मंदिर का ज़िक्र किया गया है और यह जो है एक स्कूल का ज़िक्र किया गया है। समझे? तो यह टीले के नीचे क्या है? तो ढाते विश्वास कहानी में स्कूल है जो टीले के नीचे है। टीले पर ही प्रत्येक बार क्या लगता है मकर संक्रांति में मेला लगाया जाता है। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछता है कि ढाते विश्वास में मकर संक्रांति में मेला कहाँ लगता था? तो टीले पर। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। देखिए जब बाढ़ आता है तो गाँव भर में लोग हल्ला करते हैं, ठीक है? जहाँ ज़्यादा बाढ़ आएगा तो हम लोग के पास तो कम बाढ़ आ रहा है तो इसीलिए हम लोग उतना कुछ अति नहीं करते हैं।
तो हल्ला करते हैं तो लोग क्या होते हैं सचेत हो जाते हैं, जिनको तैरने-उरने नहीं आता वो सब क्या हो जाएँगे, सचेत हो जाएँगे और बेचारे ऊँचा टीला पर क्या करेंगे शरण लेंगे। तो देखिए सचेत कौन करता था? चंद्रा, गुणनिधि, अछूत, शंकरा, मकरा तो ये सभी क्या थे? तो स्वेच्छासेवक दल के एक प्रकार के नेता थे। ठीक है? तो इसमें आंसर जो हो जाएगा हम लोग को डी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे पास जो है बहुत सारे पेन हैं परंतु उग नहीं रहा है। चलिए ये उग गया। तो ये हो जाएँगे ऐसे जानबूझ कर के मैं यह कलम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसे पेन मेरे पास हैं। ठीक ना? तो चलिए रहने देते हैं इसको। अगला आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अन्य मित्रों तक शेयर करिएगा। शाम के हमको से मिलिएगा 5:30 बजे। ठीक है? और जो विषय आपको पढ़ना होगा वो विषय ज़रूर पढ़िएगा। कहिएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वही विषय आपको शुरू करेंगे हम। कहते हैं कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो देखिए किस लेखक की कथा है जो साहित्य में उड़िया, तो उड़िया कह रहे हैं तो 7 कोड़ी होता हो जाएगा, क्योंकि ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन हो जाएँगे? 7 कोड़ी होता हो जाएँगे। तो उड़िया की बात है तो 7 कोड़ी होता आ जाएँगे। बारी-बारी से गाँव के लड़के किस किसकी निगरानी करते हैं? तो देखिए जो यहाँ के ज़िक्र किया गया है यानी कि ढहते विश्वास में उड़ीसा के जो ज़िक्र किया गया है, यहाँ के जो गाँव के लड़के ही नहीं बड़े-बुजुर्ग सभी लोग जो हैं यहाँ में बाँध को क्या करते हैं निगरानी करते रहते हैं कि कहीं बाँध टूट ना जाए, गाँव डूब ना जाए। तो दलई बाँध की हमेशा निगरानी करते रहते हैं। तो चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे, करते रहिए और कमेंट ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? करते रहिएगा। कहते हैं कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो देखिए एक समय की बात है कि लक्ष्मी अपने छोटे जो दोनों लड़कियों और छोटे-छोटे जो बेटा था उसको सुला करके बेचारी गुहाल में जाती है। गुहाल क्या है मेरे बाबू? तो गुहाल जो है जहाँ गाय, भैंस, बकरियाँ रहती है उसमें जाती है और सबके पगहा खोल देती है। इससे क्या होता कि अगर जो बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ आने के कारण तो आदमी तो बच जाएगा लेकिन जानवर में तो क्या होते हैं, उनको बाँध दिया जाता है और यदि जानवर को भी खोल देंगे, तो शायद को उसको तो बचा नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं भाग-वूग तो ज़रूर जाएगा और यदि बाँध देंगे तो बेचारा ऐसे ही मर जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए लक्ष्मी क्या करती है, अपने लड़कियों और छोटे बेटे को सुला देती है सबको और गुहाल में जा कर के जो है गाय, भैंस, बकरियाँ इसके पास है, उसको पगहा को उसके सर में से यानी कि मुड़ी में से खोल देती है और खोल कर के छोड़ देती है, ताकि जब बाढ़ आवेगा, तो बेचारे अपने प्राण बचा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लक्ष्मी के विचार हैं, ठीक है? तो इस बात पर आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिए। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली रहती थी? तो देखिए 2 लड़कियों और 1 लड़का है, ठीक है? वह बड़ा पुत्र है अछूत, वह भी घर पर नहीं रह रहा है, उस पढ़ने गया था कटक में, ठीक है? तो कौन रह रही है? तो लक्ष्मी रह रही है। अगला पॉइंट को देखिए, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सात कोड़ी होता का जो जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है? तो 100% हम क्वेश्चन पूछेगा, तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा। माँ तेरे सपने को मोती सा चमकाऊँगा और माँ तू सपना देख पूरा करके मैं दिखलाऊँगा। तो मेरे जितने विद्यार्थी प्यारे-प्यारे विद्यार्थी आप लोग जुड़े हुए हैं, अपने माता-पिता को सपना को ज़रूर पूरा करिएगा। हल कहते हैं कि हल किराए पर लेकर बीघे भर ज़मीन में खेती कौन करता था? यानी कि हल किराए पर लेकर के कौन है जो बीघे भर खेती किया करता था? तो बीघे भर खेती लक्ष्मी करती थी क्योंकि लक्ष्मी कहानी के प्रमुख पात्र हैं। ठीक है? तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के संतान हैं, उनके ससुर करते थे, लेकिन बाँध में दबने के कारण उनके ससुर के क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। लक्ष्मी के पूर्वज के पास कितने बीघा ज़मीन था? देखिए यानी कि लक्ष्मी के ससुर के पास कह रहा है, तो लक्ष्मी के पूर्वज के पास 1 बीघा ज़मीन था और 1 ही बीघा ज़मीन से ये लोग क्या करते थे? खेती-बाड़ी करके किसी प्रकार अपना परिवार का भरण-पोषण लक्ष्मी करती थी। लेकिन खेती-बाड़ी नहीं होने के कारण जो है, लक्ष्मी दूसरे के यहाँ भी काम करती है। देखिए लक्ष्मी किसके के यहाँ छीट-फूट काम करती है, यानी कि अपने घर में काम-उम करला के बाद थोड़ा-मोड़ा काम किसी के यहाँ करने जाना, को छीट-फूट कहते हैं, ठीक है? तो तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। छीट-फूट किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के घर में। क्वेश्चन है कि देवी नदी के बाँध के
सॉरी, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे जो है लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे है? तो देवी नदी के बांध के नीचे। हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था? देखिए, लक्ष्मी के जो ससुर हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। ठीक है, तो हीराकुंड बांध पर काम करते समय इनके जो है ससुर का मृत्यु हो चुका था। काम करते समय किसका देहांत हो चुका था? तो लक्ष्मी के ससुर का। कहते हैं कि बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? तो बांध के रखवाली करने के लिए बड़े लड़के को भेजा था। लक्ष्मी किसे भेजा था? बड़े लड़के को। चलिए थोड़ा सा हम लोग अब सही से हो लेते हैं। कोई बात नहीं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आपके लिए जो जो आदमी शिक्षा देता है, पढ़ाता है, लिखाता है, लोग आज उसको बहुत कम मात्रा में जो है सब्सक्राइब और लाइक मिलता है, जबकि नाचने और गाने वाले जो आदमी होते हैं उनको बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग बात को समझिए, इससे बहुत ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रहा है। कहते हैं कि बांध के रखवाली में लक्ष्मी किसे भेजा था? देखिए, बांध के रखवाली करने के लिए लोग परिवार को भेजते थे। तो ये बड़े लड़के को, यानी कि बड़े लड़का इसका कौन था? लक्ष्मी के, तो अछूत था। तो अछूत को भेजा करते थे कि जाओ और तुम बांध के रखवाली करो। किसने कहा कि जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाएंगे, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। यह देखिए, जो लक्ष्मी है, जो सभी लड़के को, संकरा, मकरा, गुणनिधि, अछूत, इस सभी को क्या कर रही थी? हौसला बढ़ा रही थी कि जुटे रहो, काम अगर जो करते रहोगे तो 100% तुम्हारी सफलता हो गया था। इसे किसने कहा था? लक्ष्मी ने ऐसा बात कहा था। कहते हैं कि चैत की मकर संक्रांति को कहाँ मेला लगता था? अभी आपको क्वेश्चन पीछे चले थे कि जो है ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था? टीले पर। तो चैत के मकर संक्रांति कहाँ लगता था? मेला। मकर संक्रांति के मतलब जो दही चूड़ा वाला दिन होता है बाबू, वो वाला में तो कहाँ लगता है? टीले पर लगता था मकर संक्रांति के मेला। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि लंबी कतार देखकर, यह जो है नगर कहानी हम लोग अब चल रहे हैं, यानी कि तीसरा पार्ट। ठीक है, लंबी कतार देखकर बल्ली को किस पर गुस्सा आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बल्ली को किस पर गुस्सा आया? अच्छा, 20 क्वेश्चन से डायरेक्ट हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, पन्ना इसका फट गया होगा शायद, देख लेते हैं। नगर कहानी के जो है पन्ना फट गया था। थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 मिनट। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए पन्ना भी मिल गया मेरे बाबू। और पन्ना कहाँ से है? तो नगर, हाँ नगर मिल गया। चलिए इससे क्वेश्चन आपको करवा देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग 20वां प्रश्न डायरेक्ट चलेंगे। तो नगर, नगर देखिए, कहता है कि बल्ली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी? तो बल्ली अमाल जो थी, बल्ली अमाल को पापत्ती, उसकी पुत्री थी, और पुत्री की यानी कि पापत्ती की क्या हुआ? चिंता सताने लगी थी। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? देखिए, बल्ली अमाल बेचारी जो है भुला जाती है, पढ़ी लिखी नहीं है, और बल्ली अमाल अपनी पुत्री को नगर में क्या करती है? अस्पताल में भर्ती कराने आती है, क्योंकि पापत्ती को बुखार था, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी था। तो उसे 48 नंबर कमरे में जाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो अम्लराज उसे बताते हैं कि अच्छा, ये 48 नंबर कमरे में जाइए। ठीक है, क्योंकि जब बल्ली अमाल को बताया जाता है तो बल्ली अमाल बेचारी 48 नंबर कमरा ही बुला जाती है। वो नहीं जानती है कि 48 नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, गाँव घर में जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो क्या करते हैं? 48 नंबर बेचारे जानबे नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन पापत्ती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? पापत्ती को अकेला छोड़ करके यानी कि को नहीं जाना चाहती है। तो ये आंसर में हम लोग देखेंगे, बल्ली अमाल जो है पापत्ती को यानी अपनी पुत्री को हॉस्पिटल में अकेला छोड़ करके कहीं इधर-उधर नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर होता है, नर्स होता है, वो कहते हैं कि ये दवाई ले ले आओ, वो दवाई ले ले आओ, पर्ची यहाँ कटवाओ, वहाँ कटवाओ, और वह नहीं इधर-उधर जाना चाहती। वो सोचती है कि हम शायद भुला जाएँगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि बल्ली अमाल के गाँव का नाम क्या था? तो देखिए, बल्ली अमाल के गाँव के नाम जो है मुना डिप्टिट था। मुना डिप्टिट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन को जरूर याद कर ले रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही मैं मेहनत कर रहा हूँ और तीसरा चैप्टर चल रहा हूँ। ठीक है, तो मुन्ना डिप्टिट था।
नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो देखिए नगर कैसन होता है मेरे बाबू सुंदर होता है। नगर हमेशा सुंदर होता है क्योंकि नगर में हर एक चीज़ का आपका व्यवस्था होता है। तो नगर कहानी के जो कहानीकार कौन हो जाएँगे? सुजाता। नगर से सुंदर नगर होता है या सुंदर से सुजाता। तो उम्मीद है आप सुजाता याद कर लीजिएगा। अगला ये कहते हैं कि नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है? तो देखिए नगर कहानी में मुख्य पात्र हैं जो पापत्ती है। ठीक है, पापत्ती को क्या था पहला दिन? बुखार था। पापत्ती के माता का नाम क्या है? तो बल्ली अमाल था। बल्ली अमाल पढ़े लिखे हैं कि नहीं? तो नहीं है। क्या बल्ली अमाल के पति जीवित हैं? तो नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। सुजाता का जन्म कब हुआ था? यानी नगर कहानी के लेखक सुजाता हैं और सुजाता का जन्म कब हुआ था? इम्पोर्टेड फैक्ट्स है ये 3 मई 1935 ईस्वी को सुजाता का जन्म हुआ था। इसे भी आप लोग को क्या करना है? याद कर लेना है। कहते हैं कि कार्लवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो यह पाठ में कहा गया कि कार्लवेल के तुलनात्मक व्याकरण में पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी जो हुआ करता था मदुरै था। ठीक है, पांड्य लोग की पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ हुआ करता था? मदुरै। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है। तो मदुरै को क्या कहते थे? तो मदुरा कहते थे। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहें? मदुरा। यूनान लोग मदुरै को क्या कहें? तो मेदोरा कहें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी में इसे मदुरा कहा गया और यूनान लोग इसे क्या कहते थे? मेदोरा। ठीक है, क्वेश्चन आगे है कि नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया? यानी नगर कहानी में हम लोग देखेंगे तो नेता लोग द्वारा जो है नेता लोग यहाँ के हैं जो जुलूस निकालते हैं तो किसके तो लिए जुलूस निकाल रहे हैं यह पार्ट ये आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें चल रहे हैं। तो महंगाई के लिए इससे जुलूस निकाले हुए थे। तो कहाँ गया क्वेश्चन हम लोग को? तो क्वेश्चन होगा मदुरै। तो ये हो गया आपका हाँ नेता ले के लिए। तो देखिए महंगाई के विरोध में क्या कर रहे थे लोग? तो यह जुलूस निकाल रहा था। जुलूस मतलब आप जानते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करता रहता है तो उसको जुलूस कहते हैं मेरे बाबू। ही नहीं कि जुलूस आप समझ ही नहीं रहे हो। अगला चलिए। ठीक है, सरकार को नहीं पूछते हैं कि महंगाई बंद करो बंद करो बंद करो। चलिए, अब आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? कमेंट जरूर करना है और मेरे साथ आपको जुटना है कब? तो 5:30 बजे शाम के लाइव में। बल्ली अमाल के लड़की का नाम क्या था? तो देखिए बल्ली अमाल के लड़की का नाम क्या था? पापती था। क्योंकि पापती ही तो बीमार थी तो नगर गए थे। इनका गांव तो मुन्ना डिप्टी था। पापती को क्या हुआ था? तो देखिए पापती को बुखार था और बुखार में ही एक रोग होता है जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा कि पहला दिन पापती को क्या था? तो बुखार था। कौन सी बीमारी से ग्रसित थी? तो मेनिंजाइटिस से। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए करते रहिए करते रहिए। ठीक है मेरे बाबू। चलिए, पापति कितने साल की थी? आपसे क्वेश्चन होगा पापति कितने साल की थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 12 साल की पापति थी। ठीक ना? अगला क्वेश्चन कहता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो कहानी है और ये नगर कहाँ है? तो तमिलनाडु के बात किया गया है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु का है। क्वेश्चन में अगला देखिए। कहते हैं कि बल्ली यानी कि बल्ली अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? तो देखिए बल्ली अमाल को 48 रूम नंबर वाले कमरा में जाना था। 48 रूम वाले कमरा में। तो बेचारी अनपढ़ होने के कारण वह रूम को नहीं ढूंढ पाती है। आगे चलिए, क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं? तो देखिए स्टेथ जो स्कोप होता है डॉक्टर साहब ले रहते हैं। इसे हृदय की गति उसको आला भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो हृदय की गति चेक करते हैं। कोई भी मरीज होता है तो उसको हृदय की गति पहले डॉक्टर साहब चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप अक्सर ऐसा देखे होंगे। ठीक है, तो चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और मेरे साथ 5:30 बजे शाम को जुटिएगा। जो विषय कहिएगा वही विषय मैं पढ़ाऊंगा। ठीक ना? और मेरे पास जो मेरे विद्यार्थी हैं इस चैनल से 474 जिला टॉप किया है। ठीक ना? इस कहानी कहते हैं कि इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? तो देखिए इस कहानी में मेनिंजाइटिस जो है भयानक रोग है। मेनिंजाइटिस जैसन बीमारी जो है भयानक रोग का जिक्र किया गया है। और मेनिंजाइटिस में पहला दिन में आदमी को क्या हो जाता है? बुखार हो जाता है। ऑप्थेलमोस्कोप से क्या मापते हैं? तो आँख देखने की जो मशीन है यह सॉरी ऑप्थेलमोस्कोप है तो यहाँ आँख देखने की मशीन है। यानी आँख के आंतरिक भाग को देखता है। ठीक ना? और ऊपरी हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखे थे? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से क्या मापेंगे? हृदय की गति।
और यहाँ ऑप्थेलमोस्कोप से क्या मापेंगे? आँख। आँख के जाँचने की यह मशीन है। ठीक है, तो 16 प्रश्न हम लोग चल दिए और 16 के बाद देख लेते हैं, क्या 16 प्रश्न चले? नहीं, 19 प्रश्न चले। चलिए अब इस टाइप पर हम लोग आ जाते हैं, 20वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं प्रश्न किताब को ही ऐसे कर लेता हूँ और किताब को ऐसे करके चलिए, तो आप लोग को सही ढंग से जनाई देना चाहिए। तो चलिए मेरे बाबू, अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, तो ध्यान से समझते हुए चलिए। तो अगला प्रश्न जो कहता है, क्वेश्चन कहता है कि लंबी कतार देखकर बल्ली को किस पर गुस्सा आया? तो देखिए, लंबी कतार जो देख करके बल्ली अमाल को है अपने पति पर गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वह कहती है कि जब वह जिंदा रहते तो कम से कम वो आकर के अपनी पुत्री को तो दिखाते। ठीक है, तो मृत पति पर, उनके पति जिंदा नहीं है, मर गए हैं, लेकिन मृत पति पर क्या करती है बल्ली अमाल बेचारे खिसियाती है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो देखिए, सुजाता का पूरा नाम है जो एस रंगराजन है। और दही वाली मगम्मा हम लोग पीछे पढ़े हुआ, तो श्रीनिवास के पूरा नाम क्या था? मास्टिक्स वेंकटेश अयंगार। एस रंगराजन किसका नाम है? सुजाता का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्ली अमाल किस गांव में से आई थी? तो देखिए, बल्ली अमाल हम लोग पीछे ही पढ़े थे, मुन्ना डिप्टी से आई थी। कहाँ आई थी? तो यह जो है इलाज कराने के लिए आई थी। ठीक है, तो इलाज कराने के लिए कहाँ आई थी? नगर में आई थी। नगर में हम लोग देखे कौन से नगर में आई थी? तो मदुरई में आई थी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा और मेरे साथ जुटिए शाम को कितने बजे? तो शाम के आपको 5:30 बजे जुटना है। शाम को 6 बजे तक आप लोग जुट जाइएगा। पापाती कहानी का पात्र है, तो पापाती कहानी के पात्र कौन हो जाएंगे? नगर। यानी कि पापाती कौन से कहानी के पात्र है? तो नगर कहानी के पात्र है। मेनिंजाइटिस का संबंध है, तो मेनिंजाइटिस का जो मेरे बाबू संबंध है, यह बुखार से संबंधित है। मेनिंजाइटिस किससे संबंधित है? बुखार से। नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो देखिए, नगर है जो तमिलनाडु की कहानी है, तो तमिल भाषा में हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट में हम लोग चलेंगे। पापति बेहोश क्यों पड़ी थी? तो देखिए, पापति को जब पूरा बुखार रहता है, तो पूरा बुखार रहेगा तो कोई भी आदमी बेहोश हो जाएगा। तो तेज बुखार के कारण पापति बेहोश थी और उसे डॉक्टर साहब क्या किया? स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं और 6 डॉक्टर उसको घेर करके रहता है। क्वेश्चन है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा था? कहते हैं कि हमने तुमको, गर्ल को यानी कि वह लड़की को एडमिट करने के लिए कहा था कि अभी एडमिट कर दीजिए। ऐसा बात किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर साहब ने कहे थे आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ। ठीक है, लेकिन इनके जो क्या कहते हैं हेल्पर था, यानी कि जो अन्य छोटे छोटे डॉक्टर थे, वो सभी हैं जो पापति को, बेचारी को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करते हैं और नहीं करने के कारण बिना इलाज के पापति गांव में लौट जाती है। आगे चलते हैं। पापति को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर के आई थी? तो देखिए, मदुरई शहर लेकर के आए थे। यह कहानी कहाँ के था मेरे बाबू? तमिलनाडु चेन्नई के कहानी था। और कौन से शहर में लेकर के आई है? तो मदुरई शहर में लेकर के आए थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं अच्छा से हो जाता हूँ और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, ठीक ना? आपको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है और ज्ञान कहीं से भी मिले अच्छा से उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। समझ गए? चलिए, तो ये प्रश्न को हम लोग देखें। पापति को उसकी माँ इलाज करने के लिए इलाज करने के लिए कौन से शहर लेकर के आई थी? तो मदुरई देख लिए। अंदर किसकी अंदर किसी को देखे जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मेट्रन कहा था। देखिए, मेट्रन मेट्रन जो कहा था कि अंदर किसी को देखे जाने का नियम नहीं है। ठीक है ना? अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। बल्लिया माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापति को लेकर के मदुरई जाने को कहा? तो देखिए, बल्लिया माल को जो उसके गांव के ही डॉक्टर था, छोटा मोटा जो डॉक्टर होता है, वो डरा दिया था बल्लिया माल को। या ये तो पूरा एकदम मरल जा रही है जी, तो नहीं बचेगी, ऐसे कह दिया, मतलब कि डरा दिया। और उसे बेचारी बल्लिया माल झटपट क्या करती है? तो अपनी पुत्री को लेकर के और मदुरई शहर आ जाती है, नगर में। ठीक है, तो क्या कौन कहा था? गांव के डॉक्टर। पापति किस पर लेटी हुई थी? तो देखिए, कोई भी आदमी जब पेशेंट रहेगा तो वो स्ट्रेचर पर लेटेगा और हॉस्पिटल में क्या होता है? स्ट्रेचर। तो पापति किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अगला पॉइंट देखिए। पहले दिन पापति को क्या था? तो देखो, पहला दिन जब उसको हुआ था तबीयत खराब,
तो उसे बुखार था, पापति को क्या था? बुखार था मेरे बाबू। कहते हैं कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो तुलनात्मक व्याकरण जो है कार्लवेल। देखिए हम लोग पॉइंट पहले ही पॉइंट में चले थे कि कार्लवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है कि पांड्य लोगों की मदुरै है जो दूसरी राजधानी हुआ करता था। ये हमने पॉइंट देखे थे कि नहीं देखे थे? तो चैनल को आप लोग क्या करिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ 5:30 बजे सांझ को जुटना है आप लोग को। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो कहानीकार जो सुजाता है इसका नाम, असली जो नाम है, एस रंगराजन है। क्या नाम है? एस रंगराजन। अभी हम लोग पीछे भी देखे थे। निम्नलिखित में से सुजाता की रचना है, यानी कि सुजाता के लेख कौन कौन से पुस्तक के लेखक हैं? तो कर एलान सेब कपू, ठीक है, और दूसरा में है कनबूत तोलिर सालय। तो दो गो किताब है जो इसके रचनाकार कौन है? सुजाता है। कर एलान सेब कपू और कनबूत कनबूत तोलीर सालय, दो पुस्तक है, दोनों के लेखक कौन हो जाएंगे? सुजाता हो जाएंगे। तो 35 के बाद मेरे बउआ 36 देखेंगे। कहते हैं नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो नगर जो कहानी हो जाएंगे के ए जमुना हो जाएंगे। नगर कहानी के अनुवादक कौन हो जाएंगे? के ए जमुना। अगला देखिए, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखते रहिएगा। आगे देखिए अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट में आपका क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला पॉइंट में कहता है कि पापति को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? जब पापति बेचारी हॉस्पिटल में आई थी तो उसको 6 डॉक्टर कुल मिलाकर के घेरे हुए थे। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर धनशेखर ने डॉक्टर धनशेखर ने किसकी देख रेख का जिम्मा लिया था? यानी कि किसके देख रेख के जिम्मा लिया था? तो पापति के देख रेख के जिम्मा लिया था। लेकिन पापति को देख रेख नहीं करता है, ठीक है। इस कारण से पापति बेचारी अपने माँ के साथ, उसके माँ है जो पापति को लेकर के चली जाती है घर, ठीक है। तो देखिए एक अनपढ़ महिला जो रहती हैं किस प्रकार है जो नगर में जा करके भी अस्पताल में अपने परिजन को दिखा नहीं पाती है। यह कहानी में यह सिखाया गया है कि लोगों को अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, वरना आप कहीं भी आप जाइएगा तो आप मूल रूप से सीख नहीं पाइएगा, कुछ भी समझ नहीं पाइएगा और लोग आपको बुड़बक बनाते रह जाएंगे। श्रीनिवास कौन था? तो श्रीनिवास एक प्रकार के कंपाउंडर था। पिछले में हम लोग दही वाली मगामा में देखे थे श्रीनिवास दही वाली मगामा कहानी के लेखक है। तो ये श्रीनिवास दूसरा आदमी है, ठीक है। एक आदमी के कई सारे, मतलब कि एक नाम कई सारे व्यक्ति के हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि नगर कहानी में श्रीनिवास कौन था? तो एक कंपाउंडर था। बल्ली अमाल के चीट पर किसका दस्तखत नहीं था? तो देखिए मेरे बाबू, बल्ली अमाल के जो चीट था उसको पर बड़े डॉक्टर साहब जो थे दस्तखत नहीं किए थे, इसीलिए वहाँ के जो चपरासी था, नर्स थे, बल्ली अमाल को उतना वैल्यू नहीं दिया था। बल्ली अमाल को कितने नंबर कमरा में जाना था? देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन जिक्र कर दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन को आप मत भुलाइएगा। 48 नंबर कमरा में उन्हें जाना था। अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन कौन पूछता है? तो देखिए अस्पताल में जब जाइएगा तो अस्पताल में पहले ही आपको पर्ची कट जाता है, पैसा पूछा जाता है कि कितना उतना कमाते हैं, चाहे पहले ही पैसा फीस रख दिया जाता है। 10 आपको पैसा रख देते हैं, 200 300 400 500। तो उसमें एक व्यक्ति रहता है अभिभावक, उसको कहते हैं यह क्लर्क है, ठीक है। तो नगर कहानी में एक क्लर्क था, वह है जो सभी व्यक्ति से पैसा पूछता है कि आप कितना कमाते हैं। और बेचारी यह जो है बल्ली अमाल यानी पापति की माता, ये पैसा बेचारी नहीं कमाती है, तो कह देती है कि हम किसी के यहाँ काम करते हैं, धान चावल ये सब हमको बाजरा उजरा मिलता है, तो इसका जो पैसा लिखा जाता है शायद 90 रुपया लिख देते हैं ये क्लर्क, समझे। तो हॉस्पिटल वाला क्या करता है, लोगों के साथ बहुत अत्याचार करता है, इसीलिए हॉस्पिटल में कभी भी जाइएगा तो आप सावधानी जरूर बरतिएगा। अस्पताल में हेड नर्स का नाम क्या था? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। तो मिरांडा नाम था, हेड नर्स का नाम क्या था? मिरांडा। आगे चलिए, बैदेश्वर जी के मंदिर जाकर दोनों हाथ में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाने को किसने कहा था? देखिए जब पापति है जो अस्पताल में बिना अपने सॉरी बाल्य माल जो है अपनी पत्री को अस्पताल में भर्ती करवाए बिना ही जब लौट जाती है, उसका इलाज नहीं होता है, तो वह भगवान पर भरोसा करती है और कहती है कि उनको हम क्या करेंगे, कुछ भेंट चढ़ाएंगे, ठीक है। रेजगारी भर करके भगवान को भेंट चढ़ाएंगे और फिर हमारी बेटी है जो ठीक हो जाएगी, ऐसा यह बल्ली अमाल कहती है। तो इस प्रकार आपका नगर कहानी है जो खत्म हो गया।
और नगर कहानी के बाद मेरे बउआ कौन सी कहानी है, तो देखिए पन्ना फट चुका था मेरे पास। तो नगर कहानी के बाद आपका हो जाएगा माँ कहानी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग माँ कहानी भी चल देते हैं आपको। तो फुल लेंथ में आप लोग क्या करिए, पूरे जो है आपका चैप्टर है जो एक तरह से पढ़ा दिया जा रहा है। तो चैनल को आप लोग को उत्तरदायित्व होता है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मेरे बाबू। और आप लोग का एक तरह से यह क्रैश कोर्स है। और चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था? अच्छा, लक्ष्मी यहाँ क्वेश्चन आ गया था, ये तो चल दीजिए। छोटे लड़के का नाम क्या था? तो देखिए केशव था जो लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम था। एक दो प्रश्न छूट गया था उसमें से। लक्ष्मी के ससुर आए हुए कितने वर्ष, सॉरी, लक्ष्मी के ससुराल था, ससुर नहीं है। ससुराल आए हुए कितने बरस हो रहा है, तो 28 बरस हो रहा था। अब चलिए माँ कहानी में हम लोग चलते हैं। तो माँ कहानी को हम लोग देखेंगे। माँ, तो कहते हैं क्वेश्चन होता है कि उस कुसुम की कहता है कि उस कुसुम की तरह ये भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा था? देखिए माँ कहानी में हम लोग देखेंगे तो कुसुम नाम की एक लड़की थी। कुसुम नाम की एक लड़की थी जो बेचारी पागल हो जाती है, ठीक ना। और माँ के कितने संतान है? 4 संतान है, 2 पुत्र है और 2 पुत्री है। जिसको में एक बेटी है माँ के जो मंगू है, जो बेचारी पागल रहती है जन्मजात से। समझ गए बात के? तो इसी में कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली एक कुसुम नामक लड़की है, बेचारी ये भी क्या हो जाती है, तो मंगू जैसन पागल हो जाती है। तो यही क्वेश्चन कहता है कि उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। कुसुम जब पागल हो जाती है, हॉस्पिटल में जाती है, तो कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, समझदार हो जाता है। ठीक है, तो माँ को लोग कहते हैं कि आपका अपना बेटी को भी क्या करिए, अस्पताल में भेज दीजिए ताकि वो भी ठीक हो जाएंगी। मेट्रन कहा था, किसने कहा था? मेट्रन कहा था। अस्पताल में रहने वाले व्यक्ति को ही मेट्रन कहते हैं। अब देखिए माँ जो है, जो माँ होती है, माँ बेचारी अपने पुत्री को जब इलाज करवाने के लिए अस्पताल में भेज देती है, तो माँ मंगू के तरह अचानक लास्ट में पागल हो जाती है, समझे। तो माँ जब मंगू की तरह क्या हो जाती है, माँ इसे मंगू को बहुत प्यार करती है, अस्पताल में मंगू को नहीं भेजना चाहती है। वह सोचती है कि अस्पताल जो है गौशाला है, ठीक ना। दौड़ो रे मंगू को मार डाला रे, ठीक है, डॉट डॉट कहते हुए कौन चीख रही थी? तो देखिए डॉट डॉट कहते हुए माँ चीख रही थी। माँ कह रही थी अंत में कि हमारी जो पुत्री है, पुत्री को लगता है कि कोई मार डाला। ठीक है, तो ये भी आपको कहानी है जो बहुत रुलाई करवा देगा आपको, जब पूर्ण तरीका से कहानी आप सुनिएगा तब। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, अच्छा कहानी है। तो चलिए मेरे बाबू आगे हम लोग चलते हैं। हम तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए माँ कहानी के जो लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर है। कहते हैं कि खून की सगाई की किसकी प्रसिद्ध कहानी है, तो खून की सगाई जो है ईश्वर पेटलीकर के है। खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर के, तो ये एक प्रकार की कहानी था। और इन्होंने एक काला पानी की सजा उपन्यास भी लिखा था ईश्वर पेटलीकर। तो 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा अच्छा से बैठ जाता हूँ। और देखिए आप लोग के लिए मैं एक तरह से बहुत ही कष्ट कर रहा हूँ, मतलब कि मेरे पास अभी स्टैंड मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं हाथ में ले करके ही मोबाइल से आपको वीडियो बना रहा हूँ। और आप देख सकते हैं बहुत देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेहनत के फल आपको जरूर देना चाहिए। ऐसे भगवान देते हैं, तो भगवान रूपी एक तरह से आप ही लोग विद्यार्थी हैं। जब एक टीचर के मान सम्मान कौन बढ़ाता है, तो विद्यार्थी ही बढ़ाते हैं। विद्यार्थी जब पास हो जाता है मेरे बाबू, तो टीचर समझिए कि पास हो जाते हैं, टीचर खूब खुश होते हैं। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है मेरे बाबू, तो ईश्वर पेटली करके। क्वेश्चन आगे देखिए, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो देखिए माँ है जो अपने बड़े पुत्र को आने के लिए पत्र लिखवाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? माँ जी ही। क्यों? क्योंकि मंगू को अब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी माँ। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? यानी माँ कहानी के लेखक कौन है? तभी आपको बताएं माँ कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? ईश्वर पेटलीकर। मंगू की माँ कितनी संतानें थी? यानी मंगू की माँ की कितने संतानें थी? सॉरी, हाँ, मंगू की माँ की कितने संतानें थी? तो देखिए मंगू के जो माँ हैं, तो माँ के कुल टोटल 4 संतानें थी। अभी आपको बताएं कि माँ के कितने संतानें थे, तो माँ के 4 संतानें थे, 2 पुत्र और 2 पुत्री। ठीक है। और देखिए मंगू के बड़ी बहन के नाम कम्मू था। तो कम्मू के अलावा क्वेश्चन है, सॉरी, मंगू के माँ उसकी
माँ की कितने संतानें थी? तो हम लोग चल दिए। मंगू के अलावा यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, सॉरी। मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतान थे? तो देखिए माँ के तो 4 संतान थे, लेकिन मंगू के अलावा यानी कि मंगू को छोड़ करके, तब मंगू के छोड़ करके 3 संतान हो जाएँगे। बात को समझ गए हैं बात को? चलिए, तो 3 संतान इसमें हो जाएगा। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो देखिए माँ कहानी में मुख्य पात्र हैं जो मुख्य पात्र जो हो जाएँगे इसमें ऐसे माँ ही हो जाएँगे, लेकिन इसमें माँ ऑप्शन नहीं दिया गया है तो मंगू हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण कहानी ऐसे मंगू पर आधारित है। मंगू जन्म से क्या थे? तो देखिए मंगू एक जन्म से ही बेचारी पागल थी, गूंगी थी। तो यहाँ पागल दिल है, गूंगी दिल है और इसमें ऑप्शन आपको ए और बी दोनों दिया गया है, यानी कि पागल और गूंगी दोनों, तो सही दोनों हो जाएगा। ठीक है। मंगू के कितने भाई थे? तो देखिए माँ के 4 संतान थे, 2 पुत्र और 2 पुत्री, तो मंगू के 2 भाई हो जाएंगे। समझ में आया बात के? तो इसी नाम पर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं एक तरह से। तो अगला क्वेश्चन है, पराई माही कान छेदती है, यह एक प्रकार की है। तो यह एक प्रकार की कहावत है। ठीक है, एक प्रकार के क्या है? कहावत है कि पराई माही कान छेदती है। कहते हैं कि किसने कहा था कि अगहन के महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? तो देखिए एक ज्योतिषी जो थे, अगहन के महीना में कहा था कि मंगू है जो, माँ से कहा था कि मंगू है जो ठीक हो जाएगी, तो ज्योतिषी कहा था। कल क्वेश्चन आगे देखिए कि माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? यानी कि माँ के लिए कौन सा देव है जो हमेशा पूजा पाठ करने के लिए बन गया? आराध्य देव के मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना। तो अगहन के महीना में जोशी कहा था कि माँ मंगू है जो ठीक हो जाएगी। तो यह सोचती थी कि अगहन के महीना कब आवे। ठीक है ना? आगे देखिए मंगू कब से पागल थी? तो मंगू जन्म से पागल थी, जन्मजात बेचारी पागल थी। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था? तो आपको पहले ही बताए थे कि कुसुम नाम की लड़की थी जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, और ये बेचारी फिर हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। कुसुम के पिता जीवित हैं और कुसुम के पिता क्या करते हैं, जैसे ये पागल हो जाती है तो इसके पिताजी इसको हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। और जब इसको हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं तो 3 महीना के बाद यह जो कुसुम है ठीक हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखिए, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्या कहता है? कहता है कि माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो देखिए मेरे बाबू, माँ जो कहानी है गुजरात की है कहानी है, तो गुजराती भाषा में अनुदित है। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? तो देखिए माँ जो है अस्पताल को हमेशा गौशाला समझती है। वो कहती हैं कि अस्पताल है जो बहुत खराब चीज होता है, गौशाला है आदमी को भैंस गोरू जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, तो माँ अस्पताल को क्या समझती है? गौशाला। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? तो देखिए ईश्वर पेटलीकर गुजरात की कहानी है, तो गुजराती भाषा के कथाकार हो जाएंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, कमेंट जरूर लिखते रहिएगा। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते हैं? तो लोग कहते हैं गांव घर वाले कि इसे अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, जबकि अस्पताल को माँ क्या समझती है? तो अस्पताल को गौशाला समझती है। माँ कभी नहीं चाहती है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती किया जाए। तो समझे मेरे बाबू, माँ नहीं चाहती थी कि अस्पताल में भर्ती किया जाए। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, आप लोग भूलिए मत, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। कहते हैं कि मंगू की प्राकृति मौत को कौन माँ क्या मानती है? तो देखिए मंगू परिवार के सब लोग सोच रहे थे कि मंगू है जो मर जाए, मंगू है जो मर जाए। ठीक है, लेकिन माँ सोचती है कि मंगू मरे, लेकिन इसकी प्राकृतिक मौत हो जाए। ठीक है, तो प्राकृतिक जब मौत होगा तब इसको छुटकारा करते हैं, क्योंकि भगवान तो सभी को मारते हैं, तो भगवान द्वारा मरे, ये नहीं कि हम लोग मार दें। ठीक है, तो माँ हमेशा मंगू को चाहती है कि प्राकृतिक मौत हो। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो देखिए मंगू थी और मंगू की एक बड़ी बहन थी, उसको नाम कम्मू था। और कम्मू का जो विवाह है 14 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, यह भी परीक्षा में आपका क्वेश्चन पूछता है। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? अभी हम लोग देखे थे, पीछे पुस्तक पढ़े थे अभी, तो एक किताब का नाम हम लोग देखे थे, कौन किताब था? खून के सगाई। खून के सगाई एक प्रकार की कहानी था और काला पानी उपन्यास है, ईश्वर पेटली करके है। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। पागलों के कहते हैं कि पागलों के अस्पताल में उपद्रव मरीज को कैसे रखा जाता है? यानी जो लोग पागल होते हैं उसको अस्पताल में जो उपद्रवी ज्यादा करता है, यानी कि परेशान लोगों को ज्यादा करता है, तो वैसे मरीज को कैसे रखा जाता है? तो कमरे में बंद करके उसको रखा जाता है। ठीक है, कमरा में क्या किया जाता है? उसको बंद कर दिया जाता है। ज्यादा उपद्रव भी करिएगा, कोई के परेशान करिएगा तो लोग क्या करेगा? कमरा में बंद कर देगा। अगला देखिए, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए
माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था कि मंगू को अब अस्पताल में भर्ती किया जाए? तो देखिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त किया था। किससे ऑर्डर प्राप्त किया था मेरे बाबू? मजिस्ट्रेट से। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो। माँ को कितनी पुत्री थी? तो माँ के देखिए 2 पुत्री थी। माँ के कितनी पुत्री थी? 2 पुत्री थी और 2 पुत्र था। क्वेश्चन आगे देखिए, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? तो देखिए रात में जब जलते रहता है रोशनी यानी कि प्रकाश जब लाइट देता है, तो मंगू को नींद नहीं आता था, ठीक ना? ऐसा बात माँ जी ने कहा था। कहाँ? अस्पताल में कहा था। तो माँ ने कहा था कि रात में जब रोशनी जलती है ना, तो मंगू को नींद नहीं आती है। आगे पॉइंट में देखिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग क्या करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़ना है तो आप लोग को 5:30 बजे जुटिएगा और कौन से विषय पढ़ना चाहते हैं ये भी लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर आप लोग करिएगा। क्वेश्चन आगे देखिए, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती हैं? तो माँ हमेशा अस्पताल को क्या समझती है मेरे बाबू? तो अस्पताल को गौशाला समझती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला में कहता है कि कौन महीना माँ जी के लिए आशा भरा महीना था? तो देखिए अगहन के महीना ज्योतिषी बताता है कि अगहन के महीना में आपकी बेटी है जो ठीक हो जाएगी। तो आशा भरा महीना कौन सा दिन था मेरे बाबू? तो अगहन का महीना हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए हम लोग अगहन का महीना। मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिख करके बुलाया? तो मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ है जो अपने बड़े पुत्र को क्या करती है? तो अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखती है और कहती है कि ये बेटा आ जाओ और मंगू को हम लोग अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एक अनुदित कहानी है, यानी गोपाल दास नागर द्वारा यह कहानी को अनुदित किया गया है। तो कौन से कहानी को? माँ कहानी को। खून की सगाई किसकी कहानी है? तो ईश्वर पेटली करके जो कहानी है खून की सगाई है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये कितना प्रश्न देखिए हम लोग 31 के बाद मेरे बाबू 32। तो आप लोग 32 नंबर प्रश्न में पहुंच गए हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अपने पुत्र के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती है, ऐसा किसने कहा? तो देखिए माँ के 2 पुत्र और 2 पुत्री है, तो 2 पुत्र के जो शादी ब्याह हो गया है, तो उनके जो है पत्नी यानी कि माँ के बहू जो है कहती है कि हमारे पुत्र को जो है जो यानी अपने पुत्र को यानी अपने बेटे को गले से नहीं लगाती है, जबकि एकदम पुत्री को गले से यानी छाती से साट ले रहती है। ठीक है, तो ऐसा बात है यानी कि किसने कहा था मेरे बाबू? तो ऐसा बात बहुओं ने कहा था। अगला पॉइंट देखिए, माँ के भाव एवं ममता के बात को कौन समझ गया था? यानी माँ के भाव और ममता के बात किसने कौन समझ गया था? तो चलिए यहाँ से आंसर नहीं मारा हुआ है, तो इसको आंसर हम लोग भी करते चलेंगे। तो माँ के भाव एवं ममता के बात कौन समझ गया था? अंत में हम लोग देखेंगे कि पुत्र है जो माँ के भाव समझ जाता है कि माँ माँ होती है। समझ में आया बाबू? तो कौन समझ आता है? पुत्र। क्वेश्चन है कि मंगू 14 वर्ष की कब हो जाएगी? तो देखिए अगहन के जो महीना आता था आएगा तो मंगू है जो उस समय 14 वर्ष की हो जाएगी, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए, मंगू के बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? तो देखिए मंगू के जो बड़ी बहन थी कम्मू, कम्मू का विवाह भी 14 वर्ष की अवस्था में हुआ था, तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मंगू के दोनों भाई कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे, घर में रहते थे, शहर में रहते थे? तो देखिए मेरे भाई, वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो शहर में हुआ था। मंगू के दोनों भाई कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे। अगला पॉइंट देखिए, अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिला था? तो देखिए ऐसी खबर माँ को लोग झूठ-मूठ के सुना दिए थे कि अस्पताल में जो है क्या है, कुसुम को बांध करके रखा जाता था। ऐसा खबर किसको सुनाया गया था? माँ को। तो वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, ठीक है? और आपको इस वीडियो में यानी संपूर्ण पाठ को आप लोग हम पढ़ाने वाले हैं। आगे देखिए, किसको देखने के लिए सारा गाँव उमड़ पड़ा था? किसको देखने के लिए? तो देखिए कुसुम जब ठीक होकर के आती है अस्पताल से, तो कुसुम को देखने के लिए सारा गाँव उमड़ पड़ता है और माँ भी क्या करती है? आ जाती है।
और माँ को लोग कहते हैं कि देखो माँ, कुसुम है जो पागल हो गई थी और तुरंत ठीक भी हो गई। इसीलिए तुम भी मंगू को क्या हो तो अस्पताल में भर्ती करा दो। ठीक है, अस्पताल में मंगू भी ठीक हो जाएगी। माँ ने अस्पताल का हाल-चाल किससे पूछा था? कुसुम से पूछा। ठीक है, किससे पूछा? तो कुसुम से। तो आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन में कहता है कि माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती करवाना चाहती थी? तो माँ है जो मंगू को अस्पताल में भर्ती गर्मी के मौसम में करवाना चाहती थी। वो सोचती थी कि गर्मी के मौसम जब आएगा तो मंगू को अस्पताल में हम भर्ती करा देंगे, लेकिन जाड़े के मौसम में ही भर्ती करवाया था। माँ जी कहाँ से फिसल गई थी? देखिए घर में माँ जी जो थी डेवढ़ी से फिसल गई थी। कहाँ से फिसल गई थी? डेवढ़ी से फिसल गई थी। अपनी पुत्री को वह नहीं सोचती थी कि वह नहीं जाने देना चाहती थी। आगे देखिए मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? तो मंगू जो है रेलवे स्टेशन बैलगाड़ी पर चढ़ करके गई थी। रात में 4-5 बार जाँच की जाती है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा परिचारिक ने कहा था, परिचारिका ने कहा था। तो माँ कहानी मेरे बाबू खत्म हो चुका है, तो वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग कौन से कहानी चलेंगे? तो अब हम लोग देखेंगे धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, पूरे पाँचों चैप्टर आपको आज समाप्त कर दिया जाएगा। धरती कब तक घूमेगी? तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? तो चलिए इस पेन से हम लोग देखते हैं क्योंकि इसमें आंसर पहले से मारा हुआ है। तो किसे बुखार आ गया था? तब भवरी को बुखार आ गया था। भवरी कौन था? कमेंट बॉक्स में अभी छापिए आप लोग। मैं आप लोग का कमेंट देखना चाह रहा हूँ। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरा हुआ है? जब लोगों के पास अच्छे मतलब कि समय नहीं रहता है, दिन नीमन से नहीं करता है, तो लोग को लगता है कि पृथ्वी और आकाश के बीच केवल क्या है? घुटन भरा है। तो ऐसा सीता को लगता था। देखिए धरती कब तक घूमेगी? कहानी के लेखक कौन है? सीता। सीता हो जाएगा। आगे चलिए। हम लोग चलेंगे अगला पॉइंट में देखेंगे धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो देखिए धरती कब तक घूमेगी सावर दैया। धरती कैसन होता है मेरे बाबू? सावर होता है। हम लोग कहेंगे कि हाय सावर दैया, हाय दैया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है ना? अगला देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, यह जो है सीता है। अगला पॉइंट देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो धरती जो कब तक घूमेगी यह राजस्थान की कहानी है। कहाँ की कहानी है मेरे बाबू? राजस्थान की। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक और सब्सक्राइब करिए। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधान दी गई है? यानी धरती कब तक घूमेगी यह कहानी में किसको सबसे ऊपर रखा गया है? तो नारी की प्रधानता दिया गया है। नारी को, पुरुष को नहीं और बच्चे को नहीं। तो नारी ऐसे भी आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई। समझ में आया? नारी को हर क्षेत्र में प्रधानता मिल रहा है, यानी कि मान सम्मान आगे मिल रहा है। ठीक है ना? तो आगे देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था, मंझला को नारायण था और सबसे छोटा बिज्जू था। ठीक है, सीता के कितने लड़के थे? तो देखिए 3 लड़का अभी बताए, कैलाश था, नारायण था और बिज्जू, तो 3 लड़के हो जाएंगे। सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 3 लड़के थे। चलिए मेरे बाबू अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और किस आप लोग हमसे जुटने के लिए 5:30 बजे जुटिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए खुश। होली किस महीने में होता है? तो होली तो फागुन महीना में होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो कैलाश के पत्नी का नाम राधा है। कैलाश के पत्नी का नाम क्या था मेरे बाबू? राधा था। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या है? तो अभी आपको बताएं बिज्जू। तो सीता के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? बिज्जू था। चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो देखिए मंझला पुत्र के पत्नी का नाम क्या है? भवरी था। बड़का पुत्र के पत्नी का नाम क्या था? तो राधा था। और छोटका पुत्र के पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा था। अगला देखिए, बीजू के पत्नी का नाम क्या है? देखिए छोटा पुत्र आ गया बीजू और बीजू की पत्नी का नाम पुष्पा है। सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था? तो सीता के अनुसार धरती है जो सिकुड़ गया था, क्योंकि सीता बेचारी घर में ही घुटन महसूस करती थी। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा? तो कैलाश जो है सवेरे सवेरे चाय पीते आता है और वह कहता है कि देखो भाई हम माँ के ठेका लिए हुए हैं कि हम ही रखेंगे। माँ को एक काम करो, दोनों भाई को बुलाता है, यानी कि कैलाश तो 3 भाई है।
तो दोनों भाई को बुला के कहता है कि देखो 50-50 रुपया है जो दे दो और माँ है जो अपने अकेले खाना बनाएगी। देखिए कैसे संतान है। समझ में आया? आप लोग मेरे दोस्त ऐसे नहीं करिएगा। तो 50-50 रुपये देने के लिए कहा था। तो माँ के लिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है? और ऐसा काम कभी भी जीवन में नहीं करिएगा। किसके भीतर आँसुओं का समुद्र भर गया था? तो देखिए सीता के भीतर है जो आँसू के समुद्र भर जाते हैं। नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजती है? तो देखिए नारायण की जो पत्नी है अपने जन्मदिन पर सीता को रसमलाई भेजती है, ठीक ना? लेकिन इसके जो रुआ पुतो है जो रसमलाई नहीं खाने देती है। सीता कितने-कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो देखिए सीता के लिए सबसे पहले नियम बना था कि 1-1 महीना रहेगी, ठीक है ना? तो एक लड़के के पास 1 महीना रहती थी, फिर एक लड़के के पास 1 महीना रहती थी। सीता के जीवन जो है बहुत ही दुखदायक बीत रहा था। जो हम लोग नगर कहानी पढ़ रहे हैं, हालाँकि धरती कब तक घूमेगी कहानी पढ़ रहे हैं। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? तो देखिए राधा जब है सीता इनके घर से यानी कि राधा बड़की पुतोह है और इनके घर से जब सीता जाती है तो यह दाल की हलवा बनाई थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सीता को दाल के हलवा किसने दिया था? तो राधा ने। सीता अपने को मानती है, तो सीता अपने को क्या मानती है? तो वो सोचती है कि हम एक प्रकार के भिखारन हैं, जो आज 1 महीना ई बेटा के पास रहते हैं, फिर 1 महीना वो बेटा के पास रहते हैं, 1 बेटा वो बेटा के पास रहते हैं। तो सीता अपने को भिखारिन मानती है। 3 बेटे की माँ कौन है? तो 3 बेटे की माँ बेचारी सीता है और फिर भी सीता को क्या करना पड़ता है? तो 1-1 महीना हर बेटे के पास रहना पड़ता है। समझ गए? आजकल की दुनियादारी एक तरह से यही चल रहा है। आप लोग का ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना? माता-पिता के पास प्रेम आपको स्नेह रखना चाहिए और आप लोग को क्या होना चाहिए? तो आप लोग को एक अच्छा पुत्र बन कर के दिखाना चाहिए और पुत्री, ठीक ना? तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर लीजिए। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो सावर दहिया द्वारा यह जो कहानी है अनुदित है। सीता रुआँसी क्यों हो गई थी? यानी कि सीता रोना जैसा महसूस क्यों कर दिया था? तो अपना काला ओढ़ना देख कर के बेचारी सीता है जो रुआँसी हो जाती है। 3 बेटे दो वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी के पंक्ति हैं? तो धरती कब तक घूमेगी? चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग और लाइव मेरे साथ एकदम फेस टू फेस जुड़ने के लिए 5:30 बजे हम लोग मिलेंगे शाम के वक्त, समझे? और जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो आप लोग क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है मेरे बाबू? अगला चलिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसकी महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? जब सीता है जो अपने घर को त्याग देती है, तो उसे महसूस हुआ कि आकाश है जो अनंत नहीं है। तो इसे सीता को महसूस हुआ था। आगे देखिए, किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, यहाँ लापसी लिखा हुआ है। तो नरसिंह जी वाला दिन है जो सीता को लापसी फीका लगा था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नरसिंह जी वाला दिन सीता को क्या लगा था? लापसी फीका लगा था। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो देखिए धरती कब तक घूमेगी यह समाज को प्रेरणा देता है कि 3 पुत्र होने के बाद भी अपने माता को कोई खाना नहीं खिला रहा है और 1-1 महीना की क्या कर रहा है यहाँ पर? तो 1-1 महीना की यहाँ पारी एक तरह से बाँध दे रहा है, ठीक है? तो यह समाज के लिए बहुत ही दुखदायक घटना है, समझे? तो यह सामाजिक कहानी है। अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता घर छोड़ दिया। जब इनके पुत्र हैं जो 50-50 रुपया महीना बाँध देता है, फिर वो 1-1 महीना तो रखता है और फिर बाद में क्या करता है? तो इसको क्या करते हैं तो 1-1 50-50 रुपया कर देता है। इसलिए सीता बेचारी इसको घर ही त्याग करके चली जाती है। सोचती है कि अब हमको जब 1-1 महीना बाँध ही दिया है, तो हम दूसरे घर में भी जा कर के काम कर सकते हैं, ठीक है? तो घर छोड़ देती है। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर-उधर लुढ़कती रहे, यह पंक्ति किसकी है? तो ऐसा कैलाश ने कहा था, ठीक है? ये कैलाश ने कहा था कि माँ 1 महीना हमको ही रहेगा, 1 महीना तुमको ही रहेगा। इससे अच्छा है कि 50-50 रुपया दे दिए। कैलाश बहुत घटिया आदमी है, ठीक है? इस कहानी में कैलाश क्या है? बहुत ही खराब आदमी है। तो ख़ैर इसके ही पुत्र है, बड़ा पुत्र है। सब बात मान लेता है, बड़ा भाई की बात सब मानता है। तो चलिए मेरे बाबू वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा इसको भी। कभी नहीं करिएगा, जो नए विद्यार्थी जुड़ते हैं सब्सक्राइब करिएगा, पुराने विद्यार्थी लाइक करिएगा। कहते हैं कि भर आई आँखें पोंछ कर किसे आकाश की ओर देखा, यानी आँख में आँसू आ गया और आकाश की ओर देखा। किसने देखा? सीता बेचारी बहुत दुखदायक है।
अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, क्या किसने कहा था? तब बिज्जू की पत्नी ऐसा बात कहा था। ठीक है? कि अमीरी दिखाने के लिए मेरे पास रसमलाई जब उस समय बेचारी सीता थी बिज्जू के हिस्से में तब इसे रसमलाई आया था। दाल का हलवा बनाया था, तो दाल का हलवा कैलाश की पत्नी बनाया था। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? राधा। रसमलाई किसने बनाया? किसने बनाया था? तो भवरी ने बनाया था। देखिए, रसमलाई किसने बनवाया था? भवरी ने और बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा। जब सॉरी हाँ, सीता जब पुष्पा के घर में थी, तो भवरी है जो सोचती है कि हम इसके यहाँ रसमलाई दे देते हैं और यही पुष्पा पूरा लड़ाई करना शुरू कर देती है। खैर आगे चलिए, वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है, खूब पेट भर खाना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा राधा ने कहा था कि माँ जी दाल के हलवा आपके लिए बनाए हैं, खूब पेट भर के खा लीजिए। माँ जी नहीं खाना चाहती थी। इधर-उधर लुढ़कने से तो अच्छा है कि अपनी जगह पर पड़ी पड़ी तो रहेगी, ऐसा बात किसने कहा था? तो बिज्जू कहा था। लास्ट में बिज्जू बेचारा चुपचाप रहता था ज़्यादा, लेकिन ये भी आज क्या कर दिया कि इधर-उधर लुढ़कने से अच्छा है कि क्या करेगी? एक जगह रहेगी। बिज्जू कहा था लास्ट में। आगे देखिए, अपने जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। करेंगे, कर लेंगे, यह किसने कहा था? तो यह नारायण कहा था कि आप जो कहिएगा भैया, वह सब बात हम लोग मान लेंगे, यानी कि करेंगे। तो ऐसा किसने कहा था? नारायण। कौन हमेशा चुप रहता था? देखिए अभी क्वेश्चन बताए थे, तो बिज्जू हमेशा चुप रहता था। नरसिंह जी वाले दिन सीता को क्या फीकी लगी थी? तो लापसी फीकी लगी थी। तो चलिए मेरे दोस्तों, ये आपके पाँचों जो चैप्टर है वर्णिका के आज समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 5:40 या 5:30 में हम लोग प्रत्येक दिन लाइव आते हैं। तो इतना तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।